स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स का, जो कि है डीपीएसपी, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और उसके पहले हम आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि वो पार्ट 4 में आता है, तो 4 पार्ट तक कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हम कवर करेंगे शॉर्ट टाइम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, उसके बाद हमने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे है, जो कि इंडिया बाकी देशों के साथ करती है, वो भी हमने कवर किया हुआ है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डीपीएसपी। तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है, पर आज हम जिस पार्ट की बात करने जा रहे हैं वो है पार्ट 4। इससे पहले की जो 3 पार्ट है वो भी हम शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। डीपीएसपी है जो लिया कहाँ से गया है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कि 6 दिसंबर 1922 को इंग्लैंड से अलग हुई थी। अगर आपको देखना है कि इंग्लैंड और आयरलैंड का पार्टीशन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, तो आप एक ब्रेव हार्ट नाम की मूवी है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या है। हमारा पार्ट 1 ये कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट और उसकी टेरिटरी कहाँ तक फैली हुई है, ये हमें पार्ट 1 में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक कवर किया गया है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आता है, जिसमें कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि बताया गया है कि आप इंडिया के नागरिक कैसे हैं, या फिर अगर आप नहीं हैं तो इंडिया की नागरिकता मतलब सिटीजनशिप कैसे ले सकते। यूएसए और जो इंग्लैंड कंट्रीज हैं वो डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, जबकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है। वो डबल सिटीजनशिप कैसे होती है, जैसे कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो एक अगर तुम किसी स्टेट में रह रहे हो तो स्टेट की सिटीजनशिप अलग से लेनी होगी, और तुम यूएसए के हो इसकी सिटीजनशिप तुम्हें अलग से मिलेगी। वहीं इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है। इंडिया की अगर सिटीजनशिप आपको लेनी है तो आप सिर्फ इंडिया की ही ले सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन जैसे देशों में ये रूल है कि अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है तो आप ब्रिटेन की भी ले सकते हैं। पर वहीं अगर आप इंडिया के हैं, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन अगर आपने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप को उसी दिन खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है। इसके बाद हम देखेंगे वो हमारे आर्टिकल 5 से 11 में कवर किया गया है, डिटेल में बताया गया है कि सिटीजनशिप के क्या क्या आर्टिकल्स और किस किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक कवर किए जाते हैं। ये एक जस्टिसिएबल राइट है, जिसके लिए अगर आपको वो नहीं मिलते हैं फंडामेंटल राइट, तो आप केस कर सकते हैं कोर्ट में जाके। लेकिन वही जब आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो राइट हमें मिलते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 जो होता है इसमें भी डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है, और आज जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे इसका भी जो आर्टिकल 36 है इसमें भी डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमें आज डीपीएसपी पढ़ना है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक जाता है। डीपीएसपी क्यों बनाया गया? डीपीएसपी इसीलिए बनाया गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कुछ ही राइट्स को इंक्लूड किया गया था, पर और बाकी के अधिकार कहाँ गए, तो इसीलिए डीपीएसपी को बनाया गया ताकि बाकी के जो अधिकार हैं वो डीपीएसपी में इंक्लूड हो जाए। ये ऐसे राइट्स हैं हमारे जो कि गवर्नमेंट तभी हमें प्रोवाइड करती है जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो। ये और अब हम अपने आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि इसके अंदर आते हैं 36 से 51। तो हमारा पहला आर्टिकल 36 है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में है, वही बताया गया। स्टेट क्या है, तो स्टेट में क्या क्या आता है, तो स्टेट सिर्फ हमारे जो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में जो दिखते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, सिर्फ ये स्टेट नहीं है। स्टेट वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसकी खुद की सिटी खुद टैक्स भरती है, जो कि खुद एम्प्लॉयमेंट देती है, और उसका खुद की एक अपनी टेरिटरी होती है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो उसे हम स्टेट में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कि एक अलग स्टेट में आती है, वैसे ही स्टेट कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती है। अब हम अपने अगले आर्टिकल पे आते हैं, जो कि आर्टिकल 37 है। इसमें हमें बताया गया है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। हमारा जो डीपीएसपी में जो राइट्स दिए गए हैं वो नॉन जस्टिसिएबल इसीलिए है क्योंकि जब एक गवर्नमेंट के पास इतनी फाइनेंशियल उसकी कंडीशन अच्छी होगी, उसके पास जब इतने रिसोर्सेज होंगे तब वो हमें राइट्स प्रोवाइड करेंगे, और जब नहीं होंगे तो हमें नहीं करेंगे, और इस बात के लिए हम कोई केस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन इसमें लिखा है गवर्नमेंट में लॉ बिकेम जस्टिसिएबल, मतलब पर गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी
जैसे मनरेगा और ये सब बनाए हुए हैं, तो फिर तब हमें मिलना चाहिए। तब अगर हमें नहीं मिला तो फिर हम केस जरूर कर सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, मतलब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं है, लेकिन सिर्फ गोवा में। आर्टिकल 38 में बताया गया कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये इसीलिए ही बनाया गया था ताकि पीपल की वेलफेयर का ध्यान रखा जा सके। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान रखा जा सके, लेकिन स्टेट की जो उनकी कैपेसिटी होगी वो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। वो ऐसा रूल नहीं बना सकते कि सबको 50-50 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि उनके पास जितनी कैपेसिटी है, उनकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो उसके हिसाब से लोगों का वेलफेयर करेंगे। इसके बाद हम अपना आर्टिकल 39 पढ़ेंगे। आर्टिकल 39 में आते हैं। हमें आर्टिकल 39 में 6 अधिकार मतलब 6 राइट्स दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सारे देखेंगे। सबसे पहला है इक्वल वेजेस। हमें समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत। अगर वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम घंटे काम कर रहे हैं, सेम स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल वेतन ही मिलेगा, मतलब इक्वल वेजेस ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई बहुत अमीर इंसान है तो उसको भी उतना ही मिलेगा और गरीब को भी उतना ही, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बहुत अमीर आदमी है वो ही पूरे इंडिया की 80% प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और फिर जो 130 करोड़ की पॉपुलेशन उसके पास सिर्फ 20% बचेगा, तो ऐसे तो कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसीलिए ये भी एक लॉ बनाया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तीसरे में वही बताया गया कि अवॉइड करना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनके हाथ में सारी प्रॉपर्टी ना छीन ली जाए, हर जो इंडिया का सिटीजन है उसके पास इक्वल प्रॉपर्टी जाए। अगला है हमारा फोर्थ, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब अगर कोई कितना भी गरीब है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है, तो उसके लिए इतना तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि वो जिंदा रह सके, 1 टाइम का, 2 टाइम का, 3 टाइम का उसे खाना मिल सके। ये हमारे फोर्थ राइट का है। इसके बाद फिफ्थ राइट में हमें बताया गया कि वर्क एज पर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो फिर अगर उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो उससे थोड़ा कम काम कराया जाए, लेकिन सैलरी उतनी ही दी जाए। और अगर कोई कम उम्र का है या फिर कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो फिर उससे उतना ही काम लिया जाए। ऐसा ना हो कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कोई 18 साल का भी हुआ ही है और तुम उसे बहुत बड़े बड़े काम दे रहे हो कि उसको कहीं प्रॉब्लम हो जाए। इसके बाद हम अपने 6th राइट पे आते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ चिल्ड्रन फॉर डेवलपमेंट। मतलब हमें पूरा अधिकार है कि अगर हम एक चिल्ड्रन है, अगर वो कोई बच्चा है, तो उसका पूरा डेवलपमेंट का खर्चा सरकार उठाएगी, अगर कोई इसके लिए करने वाला नहीं है तो। इसके बाद हम 39 में आते हैं। 39A है, जिसमें हमें बोला गया है कि अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, कोई गरीब है लेकिन तब भी केस करना चाहता है, कोई लीगल एडवाइस चाहता है या फिर कुछ उसे जस्टिस के रिलेट काम करना है, तो इक्वल जस्टिस मिलेगा, चाहे कोई कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो। इक्वल बिफोर द लॉ आपने सुना ही होगा, वैसा ही है। उसके बाद अगर कोई थोड़ा पुअर कंडीशन का है तो उसे लीगल हेल्प भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आगे हमें मौका मिला तो हम फंडामेंटल राइट्स पे भी जरूर एक लेक्चर बनाएंगे। और अगर आप कोई लेक्चर हमसे चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।